बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत और आवाम के साथ मैं हूं सलमान हैदर। मुल्क भर में इस वक्त इक़्तिदार के हवाले से थोड़ी रस्साकशी जारी, सारी बातें मुलाकातें होंगी तो इक़्तिदार के अवानों में कोई ना कोई बैठेगा और ये हुमा अभी तक एक दूसरे की तरफ उड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बाकायदा तौर पर डिसाइड नहीं हो रहा। लेकिन सिर्फ आज की बात करें तो मेल मुलाकातें और राब्ते बहुत तेज़ हैं। आज मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का वफ्द सुबह 4 बजे पहुंचा, फिर जाती उमरा पहुंचा और खबर जो दी गई वो खबर ये थी कि दोनों जमातों ने मिल बैठ कर चलने पर इत्तफाक कर लिया गया है। लेकिन ज़राए जब खबर निकालते तो ज़राए खबर निकाल के ये कहते हैं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने अपनी भरपूर तरीके से डिमांड सामने रख दी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के आगे। उन डिमांडों में सबसे पहले जी गवर्नरशिप थी सिंध की, ये खबर। दूसरी खबर यह कि मुल्क में जितने भी तामीराती काम होंगे स्पेशली सिंध और कराची के हवाले से, उसमें पाकिस्तान मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, जी हाँ, उसका बाकायदा तौर पर एक हिस्सा रखा जाएगा और उनको हमेशा लूप में रखा जाएगा। हुकूमत साजी के मामला पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट सामने होगी, ये बात ज़राए का कह के हुआ। लेकिन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से अगर पूछा जाए तो वो कहते हैं कि जनाब मुल्क के वसी तर मफाद में और पाकिस्तान के मौजूदा हालात से निकालने के लिए हमारी ये मुलाकात बहुत ज़रूरी थी, हमने मिल बैठ कर चलने पर इत्तफाक कर लिया गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी मुलाकातें हो चुकी हैं। ऑन द रिकॉर्ड एक मुलाकात है, ऑफ द रिकॉर्ड 2 मुलाकातों की खबरें, और अब से कुछ देर तक भी कहा जा रहा है कि बिलावल साहब इस्लामाबाद से दोबारा पहुंच रहे हैं और एक अहम मुलाकात भी मुतवक्के है। वहाँ ज़राए के हवाले से, पीपल्स पार्टी के ज़राए के हवाले से ये खबरें दी जा रही, और ये ज़राए भी जिस तरीके से चलते हैं इसका भी हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा है कि जनाब मुस्लिम लीग नून ने हमें अपने साथ मिलकर हुकूमत बनाने में सदर पाकिस्तान का ओहदा वो ऑफ़र किया, स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा वो ऑफ़र किया, सेनेट की चेयरमैनशिप का ओहदा ऑफ़र किया, बलोचिस्तान की वजारत आला का ओहदा ऑफ़र किया। यही नहीं, सिर्फ वजारत उज़्मा मुस्लिम लीग नून को अगर दी जाए तो पंजाब की हुकूमत में भी, जी हाँ, एक सीनियर तरीन ओहदा भी, ये जारी बात है, या डिप्टी सीएम होगा या सीनियर वजीर होगा। तो ये तमाम चीज़ें बहरहाल इस वक्त चलती हुई नजर आ रही है। फैसले डेफिनेटली अवाम के सामने आने भी हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जी हाँ, वो हुकूमत बनाने का दावा भी कर रही है और साथ साथ वो ये भी करी कि ना ही हम पीपल्स पार्टी और ना ही नून लीग में किसी से इत्तेहाद करेंगे। क्या ये मुमकिन हो पाएगा? ये भी एक अहम तरीन सवाल है। तो इससे पहले कि किसी तमहीद में जाएँ, ये तमाम सवालात मेहमानों के सामने रख लेते हैं। और सरवर बारी साहब, साबिक सरबराह फाफिन, वो हमारे साथ हैं। स्टूडियो में माहिद अली, सीनियर तजियाकार, वो हमारे साथ होंगे। अली मुमताज़ मेरे दोस्त और सीनियर तजियाकार एंकर पर्सन है, वो हमारे साथ हैं जी स्टूडियो में। हसन मुर्तज़ा साहब पीपल्स पार्टी से, हम कोशिश करेंगे उन्हें बताएं कि कितनी को बड़ी ऑफ़र आई, ज़रा उनसे पूछ लें और किस हद तक एप्लीकेबल है। निहाल हाशमी साहब से भी कोशिश करेंगे, बात करेंगे, और दीगर जिस तरह सियासतदान हमारे पास आते जाएंगे उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ ही हसन मुर्तज़ा साहब, कैसे आप? ठीक है, खैरियत से हैं? असल भाई बहुत मुबारक हो, बड़ी जबरदस्त तगड़ी पोजीशन पर आप आ गए दोनों तरफ से, चाहे नून लीग की तरफ से चाहे आजाद अरकान की तरफ से। हुकूमत में आपने होना है, ये बात बड़ी तय है। ये जो ऑफर्स आ रही हैं, इसमें कोई क्लैरिटी है? देखें, ये सारी चीजें डिस्कस करना तो मैं समझता हूँ कबल अज़ वक्त होता है कि हम किस पोजीशन में हैं और क्या ऑफर्स हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो इस वक्त कंफर्टेबल जोन में है। उसे कोई ना किसी चीज की जल्दी है, ना किसी चीज की उसको फैसलों में कोई इस किस्म की पाबंदी है। पीपल्स पार्टी बेहतर फैसला करेगी अपनी जमात के लिए, अपनी कौम के लिए। लोगों ने जो मैंडेट हमें दिया है हम इंशाअल्लाह ताला वो करेंगे। और सबसे ज्यादा जो बेहतर चीज है वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस इलेक्शन में बड़ा अच्छा कमबैक किया है, और खास करके पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी का वोट बैंक भी बढ़ा है और पीपल्स पार्टी बड़ी मुतहर्रिक नजर आ रही है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, सबसे ज्यादा मुतहर्रिक भी नजर आ रही है। वाहिद पीपल्स पार्टी है जो किसी से राब्ते भी नहीं कर रही। नून लीग तो खैर राब्ते कर रही है, तो पीपल्स पार्टी को बहुत सी चीज़ों पर अपनी ग्रिप बहुत ज़्यादा मजबूत भी नज़र आ रही है। अब मैं एक सवाल करना था, ऐसा नहीं मालूम हो रहा कि जब ये इत्तेहाद मरकज़ के हवाले से डेफिनेटली उसके बाद ही हुकूमत बन सकेगी अगर जिसने जितना भी थोड़ी बहुत कौमी हुकूमत ने मजबूत बनना है। सूबे आने वाले सेटअप में बहुत मजबूत होने जा रहे हैं, जिस तरह सिंध के हवाले से आप और बलूचिस्तान के हवाले से गालिब इम्कान भी आप, यानी पीपल्स पार्टी KPK से मुतल्लिक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और पंजाब की पोजीशन भी इस वक्त नून लीग की इधर ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है। तो वफाक इतना मजबूत ना हो, सूबे ज़्यादा मजबूत हो, तो ये भी सूट करता पाकिस्तान को। देखें, आपके वफाक की जितनी भी इकाइयां हैं, अगर इकाइयां मजबूत होंगी तो वफाक मजबूत होगा। और वफाक को हम सारे ये समझते हैं कि 18th अमेंडमेंट के बाद वफाक जो है वो कमजोर हुआ है। मैं समझता हूँ कि वफाक जो है वो मजबूत हुआ है। आपके जो सूबाई खुद मुख्तारी है ये बहुत
जितनी भी तरक्की याफ्ता दुनिया है आप देख लें तो वहाँ उनकी इकाइयां मजबूत है। वहाँ पे बिल्कुल वफाक इस तरह नहीं करता कि वो चढ़ाई कर दे सूबों पे। आज भी वफाक के जिम्मा सिंध के पैसे भी हैं, पंजाब का पैसा भी है। वफाक तो हमारे एनएफसी पे भी अमल दरामद नहीं कर पाया जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया, जो वसाइल की तकसीम की। तो मैं समझता हूँ कि इकाइयां अगर मजबूत होंगी तो वफाक ही मजबूत होगा। अच्छा, मंशूर पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं ओहदों के लिए, क्योंकि अगर इत्तेहाद के साथ हुकूमत बनानी है, पीपल्स पार्टी और नून लीग अगर साथ हो तो मंशूर तो दोनों का डिफरेंट है। सवाल ही नहीं पैदा होता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मंशूर पे कॉम्प्रोमाइज करे। हमारा एक अवामी मंशूर है और अवामी मंशूर से पीछे नहीं हटा जा सकता। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जिनके लिए टाइम दरकार होता है, और जो पॉलिटिक्स है इसमें तो आपने पावर ऑक्यूपाई करनी है, स्पेस ऑक्यूपाई करनी है। तो वो इस तरह तो नहीं कि हमारे पास कोई बंदूक है कि हम वो ले लेंगे। तो चीजें जो है वो बातचीत के जरिए, उसमें टाइम भी लग सकता है, लेकिन मंशूर पे अमल दरामद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीनी बनाएगी। अच्छा, और कल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी आपका, काफी चीजें उसमें भी फाइनल हो जाएंगी। हर चीज हमारी एक तरीकाकार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि वो सीईसी में जाती है, सीईसी की अप्रूवल के बाद वो चीजें जो हैं उन पे काम होता है। तो यकीनन कल की सीईसी बड़ी अहम है, उसमें जो बड़े अहम फैसले होंगे और पावर शेयरिंग है वो सारा कुछ उसमें डिस्कस होगा। तो इंशाअल्लाह ताला लेट्स सी कि कल क्या होता है। वैसे आज की तारीख में वजारत उज़्मा के कैंडिडेट कौन है पीपल्स पार्टी की तरफ से और वजारत खजाना के? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वही हमारी पार्टी के चेयरमैन हैं और वही हमारे प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट भी हैं। बाकी चीजें जो हैं वो तो फिर उन्होंने अपनी कैबिनेट बनानी है, वो उसमें देखेंगे कि किसको मौजूद कौन है और किसको लाया जा सकता है। ठीक, बहुत शुक्रिया सैयद हसन। बात कर रहे थे पीपल्स पार्टी के रहनुमा। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि ज़राए के हवाले से जो खबरें चलती है ना, और वो बड़े कन्फर्म ज़राए के हवाले से, वो भी कहीं ना कहीं पार्टीज़ के ज़रिए ही दी जाती है, और खैर गालिब इम्कान भी है। मैं अब अपने पैनलिस्ट के पास आ जाता हूँ जी। माजिद अली साहब, इससे पहले कि मैं अली के पास जाऊँ, आप ज़रा बताएं कि आपको ये सिनेरियो में पिक्चर कौन सी खिंचती में नज़र आ रही है? बेस्ट जो आप कह रहे हैं पार्टनर कौन हो सकता है, पीपल्स पार्टी का नून लीग या आज़ाद अरकान? देखिए, जहाँ तक आज़ाद अरकान का ताल्लुक है जो कि पीटीआई बैग ने, मुझे नहीं लगता कि अभी तो बात हो रही है कि जी कुछ तोड़ लिए जाएंगे या मना लिए जाएंगे या साथ आ जाएंगे या कुछ होगा, मगर मेरा ख्याल है कि जो प्रोबेबल गवर्नमेंट फॉर्मेशन नज़र आती है, हो सकती है, जो कॉम्बिनेशन बन सकता है वो पीपल्स पार्टी और नून का ही है। और साथ वो ज़ाहिर ऑफ कोर्स वो पीडीएम प्लस अप कर लें उसको, उसमें ज़ाहिर है शायद मेंगल साहब या इस तरह के लोग ना आए अब, मगर ये इनके पास नंबर पूरा है। मेंगल साहब ने तो कह दिया जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवाम ने मैंडेट दिया है तो उनको हुकूमत की दावत भी मिलनी चाहिए। आज उन्होंने स्टेटमेंट दी। वो असूली आदमी है ना, चाहे उनका असूल से हमें इख्तलाफ हो, असूली भी और डसे हुए भी है, बिल्कुल। और वही बात मैं कह भी रहा था कि अगर ये पीपल्स पार्टी जो है ये करती है अलायंस, किसी सूरत में भी उनको दे देती है प्राइम मिनिस्टरशिप, जो कि शायद शहबाज शरीफ अब नज़र आ रहे हैं, शायद नवाज शरीफ ना हो, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है। और अगर ये लेते हैं तो ज़ाहिर है बिलावल साहब हैं। इन एनी केस अगर ये जाते हैं किसी तरह की भी कोalition गवर्नमेंट में एंटर होते हैं तो इनका बड़ी बुरी तरह दोनों का जो मंशूर है वो कॉम्प्रोमाइज होगा। एक प्राइवेटाइजेशन को पसंद करता है, वो कहते हैं वो कहते हैं प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप करेंगे। दूसरा बलोचिस्तान का बड़ा मसला है, जहाँ पर वहाँ पर भी कोalition में जा सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, वहाँ पर इनका है कि मिसिंग पर्सन, मतलब पीपल्स पार्टी का है कि मिसिंग पर्सन के हवाले से कुछ किया जाए। कहते तो शहबाज शरीफ भी रहे कि मेंगल साहब को कि हम करेंगे कुछ, किया कुछ नहीं, मुझे याद है उन्होंने वो 16 महीने की जो गवर्नमेंट मिसिंग पर्सन वाला मामला ही जब ये हुकूमत पे आता है वो काफी मिसिंग हो जाता है। तो बड़े इंपॉर्टेंट ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो जहाँ पर मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा। ये ज़ाहिर है बननी तो है हुकूमत, ये तो नहीं होना, वी आर नॉट गोइंग टू गो फॉर फ्रेश इलेक्शंस, वी डोंट अफोर्ड इट, मगर बननी है, मगर बड़ी अनकंफर्टेबल सी होगी और बड़ी मुश्किल सिचुएशन में होगी। दूसरी बात यह कि अभी पीटीआई की पूरी नशिस्तें
सामने नहीं आई हैं। जी, जी, बिल्कुल। मतलब पीटीआई बैक इंडिपेंडेंस बिल्कुल, की बिल्कुल। वो उन्होंने चैलेंज की हैं, वो क्लेम कुछ कर रहे हैं, कुछ भी ना मिले उनको तो कुछ तो उसमें से हिस्सा उनको भी ये भी आना मैंने है। आना उस तरफ आगे अगर वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी एक दावा है, इससे पहले कि मैं अली की तरफ जाऊं, वो कह रहे हैं कि हम पीपल्स पार्टी और नून लीग से इत्तेहाद नहीं करेंगे। उनकी नंबर गेम किस तरह पूरी होगी? देखिए वो रिलाय कर रहे हैं प्राइमरीली, जो मुझे समझ में आ रहा है कि उनको रिलीफ मिलेगा फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन एंड कोर्ट्स, जहाँ जहाँ वो चैलेंज करेंगे। ठीक है। तो दे माइट टेक अनदर से 20-25 सीट्स, तो बाकी वो इकट्ठे कर सकते हैं। ठीक है। मतलब एट द मोमेंट, और वो फिर बात आ जाएगी कि अगर उनको वो किसी पार्टी के साथ इलाक करते हैं या कोई हल ढूंढते ठीक है। हैं ताकि उनको जो रिजर्व सीट्स हैं वो भी मिल जाएं, ठीक है। तो उनकी गेम बन सकती है। ऐसा नहीं है कि अच्छा, बिल्कुल बन गेम सकती से बाहर है है। अगर इलेक्शन कमीशन अपना रहम करम और काफी चीजें सारी और इकट्ठी भी कर- बहुत लोग जी, ठीक है। और भी बहुत लोग। ठीक है अली, 70 सीटों से मुतालिक अभी थोड़ी देर पहले ना बैरिस्टर गौहर साहब नामजद चेयरमैन जो हैं जी, वो कह रहे हैं कि 70 सीटों पर हमारा मामला मुतनाज़ा है, इलेक्शन कमीशन मामलात का जल्द से जल्द फैसला करे। और वो कह रहे हैं सियासी सिर्फ दावा नहीं है, हमारे पास शवाहिद भी है। तो यही वो सॉलिड ग्राउंड है जिसकी बना पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम बना सकते हैं हुकूमत। आपके प्रोग्राम का टाइटल भी है रियासत और अवाम। बिल्कुल। तो अवाम के बगैर तो रियासत नहीं है, ये हो सकती है। सवाल ही पैदा तो नहीं है। अवाम ने तो अपना फैसला सुना दिया। बिल्कुल। अब अवाम ने जो फैसला सुनाया वो अपने बैलेट के जरिए, वोट के जरिए, उस वोट के जरिए तैयार किया गया फॉर्म 45। बिल्कुल। उस फॉर्म 45 पे तैयार हुआ फॉर्म 47। बिल्कुल। पीटीआई जो क्लेम कर रही है ना, जिसपे नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि जी टेलीविजन चैनल्स पे बड़ी तनकीद करना शुरू कर दी कि जी सिर्फ चंद फीसद नतीजा आया था तो आपने कहना शुरू कर दिया था कि पीटीआई जीत रही है। जी जी। तो देखिए पीटीआई का जो क्लेम है ना, वो इस तरह से सब्सटैंशियल क्लेम है कि वो कहती है फॉर्म 45 पर हम जीते हुए हैं। ठीक है। अब वो फॉर्म 45 जो है उस पर आपकी प्रिजाइडिंग ऑफिसर का अंगूठा है, आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर का दस्तखत हैं, उसके अलावा जो बाकी भी वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज के उम्मीदवार थे या आजाद उम्मीदवार थे वो वहां पे बैठे हुए थे, उनके पास भी वो कॉपीज गई हैं। तो आप उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? जिस तरह NA-15 में मुफ्ती किफायतुल्लाह वहां पर JUIF की तरफ से थे, उन्होंने PTI के जो वहां से बैक्ड कैंडिडेट थे उनके साथ बैठकर उन्होंने मीडिया टॉक की, उन्होंने कहा कि ये जीते हैं क्योंकि उनके पास भी तो फॉर्म 45 आया है। अब अगर आप फॉर्म 45 को बैठकर तब्दील कर दें, जो कि तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को बुला बुला के कहा जाए कि जी नए फॉर्म 45 तैयार करो, और फिर उन नए फॉर्म 45 के तहत पीछे से जो बोरियां हैं उनको भी निकाल के लाओ और उसमें भी उनको भरो। ठीक है। या फिर अगर ये नहीं हो पा रहा तो कहा जा रहा है कि जो बोरियां ही गायब कर दो। ठीक है। यानी कि जो बेस है वो बेस नहीं रहेगी। ठीक है। तो इस तरह फिर हम तबाही की तरफ जाएंगे। हम मुल्क को बेहतर करना चाह रहे हैं ना, 2022 से लेकर अब तक हम सब के लिए परेशानी क्या है? हमारे लिए परेशानी ये है कि भाई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। इमरान खान साहब कहते थे कि जी हमें हक दिया जाए, हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई थी। फिर वो कहते हैं जी पंजाब और KPK में इलेक्शंस करवाएं, आपने नहीं होने दिए। अब फाइनली जब इलेक्शंस हो गए हैं तो जो अवाम ने मैंडेट जिसको भी दिया है उसको इख्तियार करने दिया जाए, उसको मौका दिया जाए। अभी मुर्तज़ा फरमा रहे थे हसन मुर्तज़ा साहब के जी देखिए हम जाकर असेंबलियों में अब तय करेंगे, ये अभी मामलात चल रहे हैं। आप जो मामलात चला रहे हैं वो तो आप खरीदेंगे, आप अपने मंशूर को लाहौर में जिन्होंने रोहेल असगर साहब को हराया था, वसीम कादिर साहब, वो पता चल गया जी, पता नहीं, मुझे नहीं पता PMLN में, हाँ वो PMLN में गए, मुझे नहीं पता, ये ज़मीर की आवाज़ थी, उन्होंने अपने वोटर से पूछा था। ये क्या होगा, ये कैसा होता है, ये मुझे जरा समझना, अब भी ये कैसे हो सकता है? देखिए अगर वो अभी कुछ देर पहले परवेज खटक भूल गए सारे, मिसिंग पर्सन्स की बात हो रही थी ना, इस बार मिसिंग परवेज खटक क्या वो 20 जो थे 2022 में पंजाब वाले, आप ये देख लें कि उन्होंने जाकर जब इलेक्शंस कंटेस्ट किए 2022 में, तो तब उनके साथ क्या हुआ। आप 2024 के भी इंतखाबात में देख लें कि उनके साथ क्या हुआ। अभी वो मंशूर की बात कर रहे थे हसन मुर्तज़ा साहब कि जी हमारा मंशूर है, हम मंशूर को लेकर चलेंगे। आपका मंशूर कैसे अप्लाई होगा कि जब आप एक खिचड़ी पका देंगे वहां पर कि आप नून के साथ बैठ गए हैं, कुछ सीटें आपकी हैं, कुछ सीटें नून की हैं, कुछ मिनिस्ट्रियां आपके पास हैं, कुछ मिनिस्ट्रियां नून के पास हैं, तो आप कैसे अपने मंशूर को इंप्लीमेंट करेंगे? आप तो कॉम्प्रोमाइजेस करेंगे। अभी कन्फेशन स्टेटमेंट्स भी आ गई हैं। किसकी? ये देखें हम हार चुके थे लेकिन जानबूझ के हमें जिताया गया है, खुदा के लिए वो PTI वाला जो बंदा है वो जीत गया। ये भी मैंने मुजफ्फर लुंड साहब है वो है, एक दो और स्टेटमेंट भी आई है। मैं जरा उनको ले लूं, सरवर बारी साहब। सरवर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फाफिन आपसे जाना जाता है, बल्कि आप कैसे देखते हैं 2018 के इलेक्शन और 2024 के इलेक्शन? वाज़े फर्क आपको क्या लगा इसमें? देखिए वाज़े फ़र्क तो एक तो ये है कि 2018 के इंतखाबात में किसी भी जमात से उसका इंतखाबी निशान नहीं छीना गया था। ये बहुत ही बुनियादी फ़र्क है 2018 और 2024 के इंतखाबात के दरमियान।
दूसरा ये कि 2018 में हुकूमत जो पहले थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की थी आखिर तक, और फिर निगरान हुकूमत आई। निगरान हुकूमत ने अपने 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात कराए। अभी जो है वो निगरान हुकूमत को 90 दिन क्या 180 दिन से भी ज़्यादा होने वाले हैं और इंतखाबात करवाने में नाकाम रही। उस वक्त का इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इंतखाबात करवा पाया था और इलेक्शन कमीशन बिल्कुल गैर जानबदार था। और इस अब की निस्बत अगर हम देखें, और इसी तरह जो है सुप्रीम कोर्ट ने कोई मुदाखलत नहीं की थी इंतखाबी अमल में। तो ये एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जो इंतखाबी निशान छीना गया है उसकी वजह से जो कन्फ्यूजन क्रिएट की गई है, लोगों को डिसइंफ्रेंचाइज करने की कोशिश की गई है, आवाम ने उसका भरपूर जवाब दिया है और उन्होंने अपने सोशल मीडिया के ज़रिए जो पीटीआई के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे उनका निशान ढूंढा और उनको वोट डाला, और उसकी वजह से पीटीआई की एक भारी अक्सरियत जो है वो पंजाब में भी जीती है। खैबर पख्तूनख्वा में तो खैर 95% सीटें जीत गए हैं और इसी तरह सेंटर में वो लीड कर रहे हैं। तमाम तर रिप्रेशन के बावजूद, तमाम तर जो उनको डिप्राइव किया गया उनके टूल से, इसके बावजूद वो भारी अक्सरियत से आगे हैं और अभी तक जो धांधली का अमल है वो जारी है। अच्छा, कोई शक नहीं, ये बहुत मुश्किल अमल था किसी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टेड उम्मीदवार का ढूंढना और आखिरी वक्त तक उनके नाम तब्दील होते रहे, एक नहीं दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा। बाकी साबित हुआ कि पार्टी बुनियाद के ऊपर ये इंतखाब हुआ है कि वो कई ऐसे नाम थे जो उनके मोहल्ले वालों ने भी नहीं सुने। 48.2% टर्नआउट रहा। इन हालात में जब पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात से उसका इंतखाबी निशान ले लिया गया हो, इन हालात में जब इलेक्शन कमीशन के अहकामात अपनी जगह पर, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात अपनी जगह पर, और जो पार्टी को जो प्रैक्टिस की जो इजाज़त नहीं थी इलेक्शन से पहले वो अपनी जगह पर, ये 48.2 इस टर्नआउट को आप कैसा देखते हैं? बहुत बड़ा है टर्नआउट, क्योंकि 12 करोड़ वोट था टोटल। देखिए, मेरी नज़र में बुनियादी तौर पर जो लोग घरों से निकले थे वो उनका टर्नआउट अगर देखा जाए तो वो 65 के लगभग है, क्योंकि हमारी तंजीम ने, पतन तरक्याती तंजीम और कोलेशन 38 ने मिलकर जो इलेक्शन के दिन एग्जिट पोल किया, 131 हलकों में इंटरव्यू किए, लोगों से मिले, और इसके अलावा हमारे शराकती जो ऑब्जर्वर्स थे वो भी मौजूद थे। तो हमारे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 15% लोग जो घरों से निकले वो वोट नहीं डाल सके, उनको वापस आना पड़ा। और उसकी बुनियादी वजह एक तो इंटरनेट का बंद होना था और दूसरा उनकी पसंदीदा जमात के उम्मीदवार का कोई इलेक्शन कैंप नहीं था और वो दूसरी जगह जाना नहीं चाह रहे थे। और इसके अलावा जो है बहुत सारी जगहों से ये भी इतलात आई हमें, और वो तकरीबन 15% बनते हैं कि लोग जब पोलिंग स्टेशन पर फैमिली गई, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर मुश्तरका पोलिंग स्टेशन थे औरतों के मर्दों के, तो फैमिली आम तौर पर माजी में यह रहा है कि अगर फैमिली है तो उनका पोलिंग स्टेशन एक ही होता था। अगर मुश्तरका पोलिंग स्टेशन हो या फिर करीब जो है ख़वातीन का और मर्दों का होगा। इस दफ़ा ये हुआ है लाहौर, कराची और मुल्तान और बहुत सारी जगहों पर, इस्लामाबाद में भी हुआ है कि एक ही फैमिली के जो वोट हैं वो कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में तकसीम कर दिए गए हैं और उसकी वजह से टर्न आउट कम हुआ है। मेरी नज़र में ये कम है, इसको ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन अगर वो 15% लोग जो हैं, ठीक है, नहीं सरवर भाई साहब, ये तो आपको रिपोर्ट हुआ ना, अगर उनको शामिल करें तो ये 50%। सरवर भाई साहब, मैं आपको कह रहा हूँ ये तो आपको रिपोर्ट हुआ। मेरे घर में अगर 12 अफराद है ना, तो 12 अफराद को 6 मुख्तलिफ हलकों में तकसीम किया गया और ये सारी जिंदगी 12 अफराद एक छत के नीचे ही रहे। ये भी बड़ी बात है। मैं इसका विटनेस हो गया ना आपके सामने, आपकी अगर उसको अगर आप 15% जो हमारे अंदाजे के मुताबिक वापस गए हैं वो शामिल कर दें तो ये तकरीबन 60% से ऊपर चला जाता है। ऑलराइट देन, एक छोटी सी ब्रेक के बाद माहिद अली साहब से क्वेश्चन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात होती थी, प्रोग्राम का नाम ही रियासत और अवाम है। अवाम ने अपना फैसला करने और रियासत इस वक्त बनने के लिए तैयार है।
या रियासत को एक जगह पे इकट्ठा करने के लिए इस वक्त कुव्वतें इकट्ठी हों। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ नून लीग का वफ्द इस वक्त बिलावल हाउस पहुंच चुका है, जिसकी क़यादत शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, एहसन इकबाल साहब कर रहे हैं, साद रफीक साहब और आजम नज़ीर तारड़। और हैरानगी की बात है इस बारी सागदार इधर मौजूद नहीं है। तो वही मामला है कि एक मुलाकात हमारे घर पर भाई, एक मुलाकात आपके दर पर। तो इस वक्त ये मुलाकातें जारी हैं और ये मुलाकातें जारी बात है नून लीग एक्टिव है। सुबह MKM से मुलाकात और फिर ये दूसरी मुलाकात हो रही है पीपल्स पार्टी से। निहाल हाशमी साहब बहुत शुक्रिया, सबसे पहले आपको मुबारक हो जी, आप मुलाकातों वाली पोजीशन पर हैं। बशीर मेमन साहब के हारने का आपको दुख हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल हर किसी के हारने का अफसोस है, मगर सबसे ज्यादा दुख मुझे ये हुआ कि पाकिस्तान इन सारे चीजों में कहीं जीतता हुआ नजर नहीं आ रहा है, पाकिस्तान हारता हुआ नजर आया मुझे। क्योंकि गुज़श्ता 48 घंटे में जितनी कंफ्यूजन फैलाई गई उसमें मैं माजरत के साथ मीडिया का एक सेक्शन है जिसने बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा किया वोटर्स के एतमाद में और हमारे ख्वाबों को चकनाचूर करने के लिए। किसी को भी मैंडेट मिले, ये हमें इतराज नहीं, जिसको मैंडेट मिले वो आए, हुकूमत करे अपना प्लान अपने मंशूर के मुताबिक, मगर अगर 10% वोट पे कंफ्यूजन पैदा कर दिया जाए और फिर एक तशद्दुद का माहौल होने लगे और लोग नाउमीदी की तरफ जाएं, तो वो इलेक्शन कई वक्तों में फायदे के बजाय नुकसान होता है। क्योंकि हम एक साल से ये कह रहे थे कि जब नए इलेक्शन होंगे तो एक नई उम्मीद की किरण निकलेगी, जो जिसको भी मैंडेट मिलेगा, जो लोग भी इख्तिदार में आएंगे वो अपने प्लान के साथ, अपने प्रोग्राम के साथ एक हमारे जो ख्वाब है तरक्की के उसको पूरा करने के लिए लोग आएंगे। तो उसमें काफी मायूसी हुई हमें। अच्छा निहाल भाई, एक छोटी सी बात बताऊं, मैं एक तो अपने चैनल्स के हवाले से भी और पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ियों के हवाले से आपको एक बात हल्फन बताता हूं कि एक सहाफ़ी ने भी फॉर्म 45 को देखे बगैर उस पोलिंग स्टेशन का जो नंबर काउंट है अनाउंस नहीं किया। ये एक SOP है और ये बहुत क्लियर बात है। वो सहाफ़ी रह ही नहीं सकता, वो जॉब पे ही नहीं रह सकता जो जानबूझ के ऐसा गलत करे। दूसरी चीज़, इस पुराशोभ दौर में जब हम किसी सियासी जमात के सरबराह का नाम लेना भी इतना ज़्यादा मुनासिब नहीं समझा जाता, उस मौके पर ये सिर्फ सहाफ़ियों पर डाल देना मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपकी जानिब से ये ज़्यादती होगी। दूसरी चीज़ जब पाकिस्तान की तकरीबन तमाम सियासी जमातें सिवाय पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के इस मामले को कंडेम, आज सारे सड़कों पर थे ना, JUI क्या, जमात इस्लामी क्या, ANP क्या, ये तमाम थी। अभी तक TLP भी अभी तक किसी ने कंडेम नहीं किया उस दिन इंटरनेट को बंद करना, जो 10 घंटे तक सलमान भाई, मैं तो इससे बहुत ही नामुनासिब और गैर जमहूरी इक़दाम समझता हूँ इंटरनेट को बंद करना और थैंक यू सर, को बंद करना। थैंक यू सर। हमें अच्छा लगता अगर मियां नवाज शरीफ साहब करते, हमें लगता मरियम नवाज साहबा करती, हमें अच्छा लगता जरदारी साहब करते, हमें लगता शहबाज शरीफ साहब करते। इनमें से किसी ने भी कंडेम नहीं किया कि ये 10 घंटे कहां गया पाकिस्तान। ये चीजें जो सस्पिशियस कर रही थी सर। नहीं, 10 घंटे नहीं सर, जाती तौर पे मैं समझता हूँ सलमान हैदर साहब के सुबह 5 बजे से जब इंटरनेट को बंद कर दिया गया और ये रात गए किसी वक्त 3 बजे तक खोला गया, वो नामुनासिब अमल था। इसको एतमाद में लेके करना चाहिए था ताकि जो हमारे लोग हैं उनके अंदर कंफ्यूजन ना होता। लोग 8300 पे नंबर डायल करके अपना वोट और अपना वो देखते हैं, उन सारी चीजों से मैं कंफ्यूजन का एक माहौल, आई डोंट नो कि इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी थी या इंटेरियर की थी या किसी और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी की थी, मगर ये में अहसन तरीके से उन्होंने अपने काम को सरअंजाम नहीं दिया, जिसके वजह से हर कोई टेलीविजन पे बैठ के इलेक्शन कमिश्नर बना हुआ था, हर कोई एक्सपर्ट बना हुआ था, दाखिला का हर कोई एक्सपर्ट बना हुआ था। बिल्कुल निहाल भाई, थैंक यू, आपका शुक्रिया। हम आपकी आवाज को कम से कम आपकी हद तक नहीं, मुस्लिम लीग नून की आवाज तक जरूर लेके आते कि चले कोई तो शख्स है जिसने मीडिया पर आके ये बात बोली। नहीं तो अब भी अगले 5 साल वही RTS की तरह इस बारी भी हम EMS सिस्टम को रोएंगे। हमने अगले 5 साल हमने यही करना है। उससे पहले हम वो मैग्नेटिक इंक को रोते थे। लेकिन मैं अब आगे बढ़ता हूं। ये हमें नून लीग के जराए बताते नहीं, पीपल्स पार्टी के जराए ये बताते हैं कि जनाब प्रेसिडेंसी की भी ऑफर है, बलोचिस्तान के वजारत आला की भी ऑफर है, स्पीकर कौमी असम्बली की भी ऑफर है, सेनेट के चेयरमैन की भी ऑफर है। इतनी ऑफर्स दे के सिर्फ एक वजारत उज़्मा लेना ये अक्लमंदी होगी? देखिए, इस बात पे तबसरा करना अभी काबिल वक्त होगा। जो जराए बता रहे हैं, जराए है वो कंफर्मेशन दिए। मैं समझता हूँ कि हम सब इसके ऊपर अपने ख्यालात का इजहार करें।
जब हमें ये वाजे हो जाए कि कौन वजीर आजम बन रहे हैं और कौन सेनेट चेयरमैन बन रहे हैं और कौन दाखिला के वजीर और कौन क्या, तो उसके बाद ही हम इस पे तबसरा कर सकते हैं और फिर हमें थोड़ा वक्त इसके भी पता चल जाए कि उसके पीछे, उस मैंडेट के पीछे क्या है, उसके ख्यालात क्या है। मैं ये समझता हूँ कि ये बात करना अभी क़बल वक्त होगा और मैं समझता हूँ कि कौम मैच्योर के तरफ जा रही है और हमारी सियासी जमातें, तमाम सियासी जमातें और जो इलेक्टेबल्स हैं उन्हें भी चाहिए कि वो मैच्योरिटी लेवल और जो हमारे इदारे हैं, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उनसे आयद होता है कि वो एक अच्छी जमहूरी हुकूमत की तश्कील में अपना किरदार अदा करें और वो अवाम के मैंडेट का एहतराम करें। जो वोट है वो आम लोगों ने दिया है, जो वोट है वो वोट सिर्फ एमएनए साहब का नहीं है, आम लोगों ने वोट देके एमएनए बनाया है या एमपीए बनाया है, तो आम लोगों की ख्वाहिशात का एहतराम करना बहुत जरूरी होता है। नहीं, मैं बिल्कुल, इदारों में अगर फौज है तो फौज की आर्मी चीफ साहब भी कौमी हुकूमत की तरफ इशारा दे चुके हैं। नवाज शरीफ साहब ने भी कौमी हुकूमत की तरफ इशारा दे दिया, इसलिए मुलाकात है। मगर कौमी हुकूमत में मुबैना तौर पर 100-104 नशिस्तों के साथ और 170 नशिस्तों की दावेदार, जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है ना, उनसे बात किए बगैर कैसे बात आगे बढ़ेगी? देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जो पार्टी है वो अपना डिक्लेयर कर दें कि उनके साथ उनके कितने एमएनएज हैं। अभी तो ये सारी हवाओं में बात है। ठीक है। आपको पता होगा कि 1.5 दर्जन के ऐसे लोग हैं एमएनएज जिनको पीएमएल-एन ने टिकट नहीं दिया था क्योंकि हमारी सीट एडजस्टमेंट हुई थी और हमारे वो जो वादा हमने आपा करना था, जिन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे हमें वोट दिया था। ठीक है। तो बहुत सारे हमारे आजाद लोग खड़े हुए थे और जो हमें अब ज्वाइन कर रहे हैं और कर चुके हैं। तो ये कहना कि तमाम के तमाम जो आजाद लोग हैं वो पीटीआई के साथ हैं, वो भी मुनासिब चीज नहीं होगा। ठीक है। पीटीआई पर अपना स्ट्रेंथ जरूर शो करे क्योंकि बजाहिर अब तक जो उनके वोटों की साइज लगती है वो 1/3 ऑफ द टोटल कास्टिंग वोट है, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है। और 2/3 जो टोटल कास्टिंग ऑफ द वोट है वो उनके मुखालफत में गया है। ठीक है। तो वो ठीक है, वो अपना पेश करें, वो पेश करें अपने नंबर, अपने फिगर कि हमारे पास इतने नंबर है, इतने फिगर है और हमारे ये प्लान है, ये प्रोग्राम है। और अगर उनके साथ लोग एसोसिएट करना चाहे ठीक है, करना चाहिए। बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब, शुक्रिया निहाल हाशमी साहब। कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग नून के लिए कहीं ना कहीं यकीनन लम्हा फिक्रिया है कि जो टिकट का जो चूज करने का तरीका था, जिसके ऊपर एक अच्छा खासा देर लगा दी गई, अपने हिसाब से बड़ा मेरिट को अडॉप्ट किया गया, शायद वही गलत था। अगर वही गलत था तो इसका मतलब है राना सनाउल्लाह साहब को टिकट देना भी गलत था। अगर वही गलत था तो गुलाम दस्तगीर साहब को टिकट देना गलत था, तो खुर्रम दस्तगीर को टिकट देना गलत था, नवाब शेर वसीर को टिकट, यानी एक सारा अफजल तारड़, हर उस जगह पर टिकट देना गलत था जहां मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने खुद जाके खिताब किया। ये बेहतर सोच तलब बात तो है। सरवर बारी साहब, बताया जा रहा है फाफिद की रिपोर्ट के मुताबिक 16 लाख बैलेट पेपर्स मुस्तरद हुए हैं और कहा जा रहा है कि 25 कौमी असम्बली के हल्के ऐसे हैं जहां मुस्तरद होने वाले वोटों का तनासुब जीतने वाले उम्मीदवारों के वोटों के मार्जिन से ज्यादा है। यह मार्जिन कितना फैक्टर प्ले करेगा? देखिए, बुनियादी बात तो ये है कि मुस्तरद वोट जो हैं वो किसके ज़्यादा हैं, किस जमात के कम हैं। तो हमें ये नज़र आ रहा है, एक पैटर्न नज़र आ रहा है। अगर हम देखें जो फार्म 47 है उसकी और फार्म 46 और फार्म 45 जो है, इन तीनों का अगर हम मुशाहिदा करें, देखें, तो हमें नज़र आता है कि एक तो ख़ास वक्त में जाकर ऐसे किया गया है और ज़्यादातर ऐसे लोग जो पीटीआई से वाबस्ता थे उनके जीतने वालों के हवाले से ज़्यादा निकल के आ रहा है। लेकिन सबसे अहम बात जो है वो ये है कि आखिर किस बुनियाद पर ये वोट रिजेक्ट हुए हैं, क्योंकि ये महज काफ़ी नहीं है कि हम कहें कि कितने लाख वोट ज़ाया हुए हैं। एक तो ये है कि कौन सी पार्टीज़ हैं जिनके ज़्यादा वोट जो हैं, जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री है, मसलन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की मार्जिन ऑफ विक्ट्री कोई 300-400 वोट है, लेकिन उनके हलके में 12,000 के लगभग जो हैं वो वोट जो है रिजेक्ट हुए हैं। इसी तरह मेहर बानो कुरैशी साहिबा हैं, उनका भी यही है। और बहुत सारे मैं गिनती कराऊं तो आपको नज़र आएगा कि बहुत बड़ी तादाद में किस वक्त किया गया, जब हम रात को 1-2 बजे तक सुन रहे थे ये नहीं था। दूसरी बात यह है कि जो मैंने पहले बताया है कि वजह क्या है, क्या कोई गलती का इम्कान है या ये जानबूझ के किया गया है। होता कैसे है, 2-3 तरीके हैं वोट को ख़राब करने के। एक तो ये है कि जो प्रिजाइडिंग अफसर है या असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर है
वो बैलेट पेपर की बैक साइड पर ना स्टैंप लगाए ना अपने साइन करे, तो उस बुनियाद पर वोट जो है वो गिनती से वो बैलेट पेपर बाहर चला जाता है। तो एक तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये वजह है, अगर है तो कितने, जो अगर 10,000 वोट ज़ाया हुए हैं तो उसमें से कितने फीसद ऐसे बैलेट पेपर हैं जिनके पीछे साइन नहीं किए गए। अगर साइन प्रिजाइडिंग अफसर ने नहीं किए, इसका मतलब जानबूझ के किया गया है। ठीक है। और इसके लिए फिर पेनल्टीज मौजूद हैं इलेक्शंस एक्ट 2017 में। अल्लाह तो करे ऐसे पेनल्टी वाले मार्जिन पे भी आ जाए ना, सजा दी जाए। ठीक है, ठीक है सर भाई, मैं जरा आगे बढ़ इसके अलावा जो है कि अगर किसी कैंडिडेट की बैलेट पेपर पर 2-3 जगहों पर जो है स्टैंप लगी है, तो वो स्टैंप किसने लगाई है? क्या किसी वोटर ने लगाई है या फिर किसी अमले ने लगवाई है, या ये बैलेट पेपर बाहर से आए हैं? तो ये बड़ा जरूरी है। वैसे ज्यादा अच्छी बात ये होती ना सर कि काश हम ईवीएम जैसी किसी मशीन को मॉडरेट फॉर्म में पाकिस्तान के अंदर कर देते। आज 2024 में भी हम उधर ही फंसे जहां 2018 में थे, जहां 13 में थे, जहां 8 में थे। खैर माहिद अली साहब, हम ज़हनी तौर पर भी नहीं तरक्की कर पा रहे इन तमाम मामलात पे ना। अरबों रुपए लगा दिया इलेक्शन कमीशन ने, मेरा आपका पैसा खा गई इलेक्शन कमीशन। उसके बाद भी हम क्वेश्चन मार्क 50 अरब रुपए लगाया, 50 अरब, देखे ना, उसके बाद भी हम अभी तक इसको मश्क ही ले रहे हैं। मैं जरा पहले थोड़ी सी हाशमी साहब की बात पे अगर तबसरा कर जरा क्विक कर दे, क्योंकि आखिरी लम्हों में मैं इतना कह दूं कि वो फरमा रहे थे कि अवाम ने वोट दिया है और इसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो फिर खुद ही कह रहे हैं कि जी 12-13 हमारे थे जो पीटीआई से जाके लड़े, तो वो अवाम नहीं है जिन्होंने उनको वोट दिए, जिनको ये क्लेम कर रहे हैं कि वो हमारे हैं। तो डाली हम पे दिया ना। मैं वही कह रहा हूँ, मतलब कितनी अजीब बात है कि पहले अवाम की बात कर रहे हैं। मुझे तो खुशी यही है कि अवाम ने दिया वोट और अवाम ने एक सीधा अपना वर्डिक्ट दे दिया। इसके आगे जो है ना वो फिर सिर्फ खामोशी है जो एक वो चलता है। क्या मुमकिन है कोई रिपोर्टर, मैं कहता हूँ फारिग से फारिग भी हो, बस जस्ट लिसन कि वो बगैर फॉर्म 45 दिए बगैर उस चैनल पे अनाउंस भी करवा दे, उस ग्रुप के अंदर भी भेज दे जो हमारा रिपोर्टर्स का जो ग्रुप होता है? ऐसा मुमकिन है कहीं से भी? ऐसा मुमकिन नहीं। दूसरी बात ये कि देखिए, अभी आप मीडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और आपने एक बेस बना दिया कि जी इतने फीसद पर आपने नतीजा अनाउंस कर दिया। आपको उस वक्त मीडिया नजर नहीं आ रहा था? उस वक्त सहाफती बददियानती ये क्या नहीं थी कि आपने अखबारात में फ्रंट पेज पे वज़ीर-ए-आज़म बतौर खबर के, इश्तिहार नहीं, बतौर खबर वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, तो तब आपके लिए सब ठीक था। ज्यादती है। और दूसरा काजी फायज ईसा साहब को भी चाहिए कि जरा नोटिस लें, क्योंकि ये उनके उस फैसले के नतीजे में सब उन्होंने कहा मैं एसएचओ नहीं, उन्होंने कहा था पत्थर पे लकीर सिर्फ 8 फरवरी की है, 9 की नहीं। वो सीधी भी तो नहीं थी। एनीवेज प्रोग्राम से सलमान को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।